चलो तो आज देखो अब केस के बारे में पढ़ लेना पूरा। देखिए पिछले क्लास में हो सकता है, देखो बेसिक में अगर पढ़े थे ना तब केस को 3 ही कैटेगरी में बांटते थे, याद है? एक पढ़ते थे नॉमिनेटिव केस, दूसरा क्या पढ़ते थे ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा पढ़ते थे पॉजिटिव केस। लेकिन जब हम लोग थोड़ा एडवांस पे जाते हैं तो एक और केस बढ़ जाता है जिसका नाम है वोकेटिव केस, ठीक है ना। बेसिक अगर किताब उठाएंगे तो 3 ही तरह का केस दे देता है, वो है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को आप ठीक है ना, नॉमिनेटिव केस को दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस को क्या कहते हो? सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को आप एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। देखो ध्यान रखना, अगर सब्जेक्टिव केस बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, ये है जिसका नाम है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ठीक है ना। नॉमिनेटिव केस या हम सब्जेक्टिव केस के हैं, बात बराबर, क्लियर। अब देखो जिस नाम से ही पता चला नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे जो यूज होगा उसको आप नॉमिनेटिव केस कहेंगे। दूसरा एक्यूजेटिव केस उसको कहोगे जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस बराबर क्या कहेंगे? एक्यूजेटिव केस। यानी 2 केस हो गया। पहला बताओ कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, जिसको आप क्या कहते हो? एक्यूजेटिव केस। तीसरा आप नाम दे सकते हैं पॉजिटिव केस, या तीसरा को नाम आप वोकेटिव केस भी कह सकते हैं। दोनों आपस में रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि तीसरा आप मान लीजिए कि पॉजिटिव केस है और चौथा में है वोकेटिव केस, क्लियर है। या इसको ही मान लीजिए आप तीसरा जिसका नाम है वोकेटिव केस और चौथा मान लो पॉजिटिव केस है। अब है क्या, देखो सब्जेक्टिव केस को जब नॉमिनेटिव केस कहते हैं तो पहले केस समझ लेते हैं होता क्या। देखिए, द केस ऑफ अ नॉन और प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी किसी सेंटेंस में ये रिलेशन दिखाता है अदर वर्ड्स से। केस क्या करता है? केस ऐसा वर्ड है जो नॉन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे मतलब शब्द से, दूसरे वर्ड से क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता, संबंध को दिखाता है सेंटेंस में। ये कैसा रिलेशन वो रख रहा है, क्लियर है। वही हो सकता है 4 प्लेस बनेगा केस का, या तो वो रिलेशन रखेगा सब्जेक्ट का, या वो रिलेशन रखेगा ऑब्जेक्ट का जिसको आप एक्यूजेटिव केस कहते हैं, या फिर सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस कहते हो, या थर्ड हो सकता है आपका पॉजिटिव केस रखे, या चौथा हो सकता है वोकेटिव केस रखे। समझ, ये रिलेशन दिखाता सेंटेंस में। अब देखो एग्जांपल समझते हैं। पहले नॉमिनेटिव केस क्या होता है? व्हेन अ नॉन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब, सब्जेक्ट के वर्ब के रूप में जब भी नॉन या प्रोनाउन यूज होता है तो आप सीधा सीधा उसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो, मैं कहूँ रामू इज़ कमिंग हेयर, रामू इज़ कमिंग हेयर, तो आप ऑटोमेटिक कहोगे कि रामू इज़ कमिंग हो, सब्जेक्ट कौन है? तो रामू है, रामू यही तो सब्जेक्ट है, और इसी को आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट को ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं। यही सब्जेक्टिव केस है, रिलेशन दिखा रहा है ना, रामू इज़ कमिंग है, कौन आ रहा है यहाँ? तो रिलेशन क्या दिखाओ? रामू का ही तो दिखाओगे, रामू आ रहा है। तो इसका मतलब आप खुद बताएं, इसको क्या कहोगे आप? सब्जेक्टिव केस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है, बताओ क्या नाम है? हाँ, नॉमिनेटिव केस, क्लियर है। नॉमिनेटिव केस कहो या फिर आप सब्जेक्टिव केस कहो, बात बराबर, दोनों एक ही है। इसी को आप क्या कह सकते हैं? नॉमिनेटिव केस। इसको क्या कहोगे आप? नॉमिनेटिव केस, क्लियर है। नॉमिनेटिव केस, ये आपका नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे जिसका यूज़ किया जाए सेंटेंस में, और जो पोजीशन वो रखता है सब्जेक्ट के तौर पर, उसी को आप सीधे सीधे कहेंगे सब्जेक्टिव केस, या फिर क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस। इतनी बातें क्लियर हुआ। नॉमिनेटिव केस को आप फाइंड आउट करने के लिए आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला, हु से आप फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे? हु से। अगर हु का मतलब होता है कौन, यहाँ हु से जैसे क्वेश्चन करेंगे और इसका जवाब मिल जाए तो समझ जाना वो हमेशा केस कौन सा चला जाएगा? नॉमिनेटिव केस का, जिसको आप क्या कहोगे? सब्जेक्टिव केस। जैसे हम यहाँ पे रामू को हटा दें, अगर क्वेश्चन करें हु इज़ कमिंग हेयर, तो आपका जवाब आएगा रामू इज़ कमिंग हेयर, यानी रामू यही आंसर बनेगा हु का, और इसी को आप क्या कहोगे? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। यानी हु के जवाब से जो मिलता है उसका आंसर हमेशा क्या जाएगा? सब्जेक्टिव केस। आपसे पूछा है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि नॉमिनेटिव केस है यानी सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, तो आपको करना है कि हु से क्वेश्चन करने पे, यानी आप जब हु से क्वेश्चन करते हो और उसका जवाब मिल जाता है तो आप क्या कहेंगे? इसको नॉमिनेटिव केस या इसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि केस क्या होता है? द केस है ना, द केस ऑफ अ नॉन और प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन टू
रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। क्लियर है? ये मतलब ऐसा नॉन या प्रोनाउन का केस क्या होता है, तो नॉन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है सेंटेंस में किसी अदर मतलब वर्ड में, वर्ड से, ठीक है ना, यही केस होता है। और केस को हम लोग मतलब सिंपल तौर पे, यानी आप जब नीचे लेवल की बात करें यानी बेसिक भी बात करें तो 3 ही टाइप में डिवाइड होता है। वोकेटिव केस नहीं पढ़ाते, उसको स्किप भी कर देते, लेकिन आप 4 टाइप का समझोगे एडवांस में, और बेसिक में 3 ही टाइप में चल जाता है। पहला क्या होता है नॉमिनेटिव, बेसिक की बात करें। दूसरा क्या होगा एक्यूजेटिव, जिसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, और तीसरा हो जाता है पॉजिटिव केस। लेकिन एडवांस लेवल पे अगर बात करें तो आप तीसरा नंबर पे वोकेटिव केस को रखते हैं और चौथे नंबर को हम पॉजिटिव केस पे रखते हैं। क्लियर है? लेकिन ये बात अलग है, चलो हम मान के चलते हैं कि एडवांस लेवल ही पढ़ाओ, छोड़ दो वो बातें, बस इसको ऐड कर लेंगे। ये समझ जाना कि 4th नंबर है, 4th नंबर ही पॉजिटिव केस है, 4th नंबर समझ जाना पॉजिटिव केस है, 3rd में क्या है वोकेटिव केस। मुझे उम्मीद है पहला केस समझ में आ गया। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, व्हेन अ नॉन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, है ना, तो इट इज़ प्लेस्ड, यही प्लेस किया जाता है उस पर, मतलब उसको जगह दिया जाता है, उसको क्या दिया जाता है नॉमिनेटिव केस का जगह दिया जाता है कि ये कौन सा केस है नॉमिनेटिव केस। इतनी बातें हो गई। दूसरा केस क्या होता है कि आप उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हु करोगे, ये खुद बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ राजेश स्टिचिंग, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा राजेश सब्जेक्टिव केस होगा, राधा इज़ वर्शिपिंग, राधा क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। क्लियर है? जिसको आप नॉमिनेटिव केस कहते हैं। मुझे उम्मीद है नॉमिनेटिव केस समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं और आते हैं ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर आते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। चलिए वोकेटिव केस याद रखना है कि 3rd नंबर पे आपका क्या है वोकेटिव केस है, और नहीं तो आप 3rd नंबर पे यहीं पे लिख के रखें ताकि बीच में स्किप ना हो, वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, ठीक है, वोकेटिव केस। क्लियर? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं। चलो अब देखिए यहाँ पे 2nd नंबर में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम बताएं, अभी बताए थे। ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को आप वोकेटिव केस भी कहते हैं, क्या कहते हैं वोकेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को क्या कहते हैं वोकेटिव केस, सॉरी वोकेटिव केस नहीं, एक्यूजेटिव केस कहते हैं, एक्यूजेटिव केस। इसको क्या कहोगे एक्यूजेटिव केस। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव केस बराबर क्या होगा एक्यूजेटिव केस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन अ नॉन और प्रोनाउन, जब नॉन या प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी जब वर्ब का ही ऑब्जेक्ट बनकर नॉन या प्रोनाउन आता है तो उसको आप क्या कहते हो ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस को ही आप एक्यूजेटिव केस कहते हैं। क्लियर है? यानी ऑब्जेक्टिव केस किसको कहोगे, व्हेन अ नॉन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द वर्ब ऑफ अ ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड, आप सीधा सीधा कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस। और इट इज़ प्लेस्ड इन द, इट इज़ प्लेस्ड इन द, अब कह दें नॉमिनेटिव केस, समझ रहे? यहाँ पे नॉमिनेटिव केस हटाकर एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कहा था। ये बातें आप ऐड कर सकते हो। व्हेन अ नॉन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जब उसको रखा जाता है नॉन या प्रोनाउन को, तो उसको आप सीधा सीधा क्या कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम बताएं क्या है एक्यूजेटिव केस। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब 1 मिनट फ़ैन ऑफ कर लो वो लगी। चलिए इतनी बातें हो गई ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस इसको क्या कहोगे, व्हेन अ नॉन और प्रोनाउन इज, क्या कहा जाता है इज, व्हेन अ नॉन इज प्रोनाउन बोलो इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, उसी को क्या कहोगे ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस है। और इसी को कह सकते हैं, आगे आप डिफिनेशन में ये भी जोड़ सकते हैं, इट इज़ प्लेस्ड इन द, उसके बाद क्या कहोगे ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस। ये प्लेस हमेशा क्या कहाँ पे किया जाएगा ऑब्जेक्टिव केस पे। तीसरा देखो जिसका नाम है सॉरी तीसरा के बाद आप आते हैं वोकेटिव केस ही पढ़ लेते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव केस का फिलहाल एग्जांपल लेते हैं। मैं लिखता हूँ राजेश, मैं लिखता हूँ राजेश इज़ टीचिंग, राजेश इज़ टीचिंग रानी। आप खुद बताइए, आपसे पूछा जाए कि हु इज़ टीचिंग, तो जब हु का आप क्वेश्चन करते हो जवाब मिलता है तो उससे आप क्या कहोगे कि आप नॉमिनेटिव केस है, और नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस है, तो इसी को आप क्या कहेंगे नॉमिनेटिव केस। यानी राजेश क्या है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, ठीक है ना। दूसरा बताइए रानी क्या है, तो आप खुद बताइए, जब आप क्वेश्चन करते हैं ये एक्शन का मतलब वर्ब का क्या है ऑब्जेक्ट है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है या प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सीधा सीधा क्या कहोगे
एक्यूजेटिव केस जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे देखिए रानी क्या हो जाएगा, तो इसको आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम बताइए क्या है, तो एक्यूजेटिव केस है, एक्यूजेटिव केस है, एक्यूजेटिव केस है। क्लियर है, ये दोनों बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक्यूजेटिव केस किसको कहो, तो ऑब्जेक्टिव केस को है एक्यूजेटिव केस कहते हैं। और एक्यूजेटिव का मतलब वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है या जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है उसको आप क्या कहोगे, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। जैसे हम कहें ही, जैसे मैं एक नाम ले लेता हूँ रानू इज़ टॉकिंग, रानू इज़ टॉकिंग, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ रानू इज़ टॉकिंग टू राधा या रानी, जो भी करना है यहाँ पे कर सकते हैं। तो खुद बताइए यहाँ पे राधा क्या होगा और रानू क्या होगा, रानू क्या होगा, सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव केस जिसको आप क्या कहोगे, नॉमिनेटिव केस। दूसरा बताइए राधा को क्या कहोगे, एक्यूजेटिव केस, और इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ये बातें क्लियर हुआ। अब खुद बताइए हु से क्वेश्चन करने पे रानू मिलता था, तो हु का आपको पिछले क्लास में बताए थे, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, उसी तरह हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है। हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हुम होगा। तो हु करने पे ऑब्जेक्ट यानी क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव केस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नॉमिनेटिव केस मिलेगा। और सब्जेक्टिव केस को क्या कहोगे, नॉमिनेटिव केस। तो हु से जब क्वेश्चन करते हैं तो जवाब क्या मिलता है, रानू, तो इसको आप क्या कहोगे, नॉमिनेटिव केस। तो हुम उसी का ऑब्जेक्ट है, तो जब हु का हुम हो गया, तो जब हुम से आप क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस। और एक्यूजेटिव केस ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। आप खुद बताइए रानू इज टीचिंग या रानू इज टॉकिंग टू हुम, मतलब किससे बात कर रहा है, तो जवाब क्या आएगा, राधा आएगा। या हो सकता है नाम यहाँ पे चेंज होता रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। तो हुम से क्वेश्चन करोगे तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस जिसको आप एक्यूजेटिव केस कहते हैं, और हु से क्वेश्चन करने पे सब्जेक्टिव केस मिलता है जिसका नाम क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। क्लियर है, ये बातें क्लियर, दोनों क्लियर है। अब आते हैं थर्ड पोजीशन पे जिसका नाम है वोकेटिव केस। तीसरा क्या है, वोकेटिव केस। देखिए वोकेटिव केस क्या होता है, मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गया है। अब देखिए आइए यहाँ पे वोकेटिव केस पढ़ लेते हैं। देखो कभी कभी हम लोग क्या होता है कि एड्रेस करते हैं, एड्रेस कभी कभी करते हैं। मालूम चला इस भीड़ में अगर है और किसी को मुझे नाम लेना हो कि वहाँ जाओ, तो मैं कहूँ वहाँ जाओ, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको बोल रहे हैं वहाँ जाओ। तो इसीलिए वोकेटिव केस बनाया गया। वोकेटिव केस का मतलब होता है किसी को एड्रेस करने के लिए, एड्रेस मतलब होता है चिन्हित करने के लिए, समझे कि नहीं समझे। और जब एड्रेस करते हो आप किसी को, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इन्हें पॉइंट आउट करते हो कि ये बंदा वो बंदा, किसी का नाम ले लेते हो पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज़ को स्पेसिफिक दिखाने के लिए। कि मालूम चला मैं अगर कह दूँ कि गो देयर, सीधा सीधा कह रहा हूँ गो देयर, वहाँ जाओ, तो आप खुद बताइए क्या कोई जाएगा भीड़ में, मैं कहूँ गो देयर तो कौन समझेगा किसको जाना, गो देयर। तब इसीलिए हम सीधा सीधा मैं किसी का अगर नाम ले लूँ, मालूम चला यहाँ पे किसी का नाम है रानी और मैं किसी का नाम ले देता हूँ रामू, तो अब मैं रामू कम हेयर, तो इसका मतलब ये जो रामू होगा, ये रामू क्या होगा, तो आप इसको सीधा सीधा पॉइंट आउट करने के लिए मैंने लिया है किसी का नाम स्पेसिफिक में, तो इसी को आप क्या कहोगे, वोकेटिव केस कहोगे। और वोकेटिव केस का मतलब होता है सीधा सीधा समझना कि पॉइंट आउट करने के लिए या किसी को एड्रेस करने के लिए, क्लियर है, चिन्हित करने के लिए किया जाता है। मालूम इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत होता है, जैसे मैं कहूँ प्लीज़ सिट डाउन, तो अब मालूम चला बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो और मैं चाहता हूँ कि किसी स्पेसिफिक आदमी को बोलूँ, तो पॉइंट आउट तो करना पड़ेगा कि रानी सिट डाउन, रामू सिट डाउन, तब समझेगा रानी और रामू को सिट डाउन करना, बाकी सब खड़े रहेंगे। मालूम चला भीड़ भाड़ है ना, और उसमें हम कहें रानी उठो और रामू बैठ जाओ, ऐसा हो सकता है, तो क्या कहेंगे, रामू सिट डाउन, यही ना कहेंगे। तो जो एड्रेस आप कर रहे हो रामू और रानी, तो ये सब क्या होगा, वोकेटिव केस होगा। यानी वोकेटिव केस इसको क्या कहोगे, अ नॉन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द एड्रेस टू समवन और पॉइंट आउट टू समवन, समझ पा रहे कि नहीं, इसको क्या कहोगे, वोकेटिव केस कहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब वोकेटिव केस जब एंडिंग हो जाता है तो लास्ट में बचता है पॉजिटिव केस। लास्ट में जब 4th नंबर में पॉजिटिव केस होता है तो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। और पॉजिटिव केस पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको, याद कीजिए, ये सब बातें अगर हो गई है तो इसको हटा देते हैं वोकेटिव केस को। वोकेटिव केस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये बातें, और ये सब भी हटा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा हम लोग लंबा चलेंगे जिसका नाम है, क्या नाम है, पॉजिटिव केस। क्लियर है। देखो पॉजिटिव केस कई टुकड़ों में बटे होते हैं, क्योंकि अब ये पोजीशन दिखाता है, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार को दिखाना, ठीक है ना। अधिकार कैसे दिखाए, ये सब तो हटा देता हूँ फिलहाल, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये सब बातें। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हटा देता हूँ फिलहाल। अब आते हैं हम लोग, मेन आप लोग को पढ़ना है जिसका नाम है पॉजिटिव केस, ठीक है ना। पॉजिटिव केस क्या दिखाता है, चलो इसमें डिफिनेशन था मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, पढ़ लेता हूँ फिर से। व्हेन द फॉर्म ऑफ नॉन, है ना, या नॉन ही का केस होगा, उसमें प्रोनाउन नहीं बनता, ठीक है ना। व्हेन द फॉर्म ऑफ नॉन शोज इट्स रिलेशन,
ठीक है ना। शुड इट रिलेशन विथ, है ना, और कम आ जाइए। चलिए, तो अब देखो पॉजिटिव केस क्या होता है, व्हेन द फॉर्म ऑफ नॉन शोज इट्स रिलेशन, क्या कहोगे, व्हेन द नॉन और प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन, शोज इट्स रिलेशन या शोज इट्स रिलेशन, चलो ऐसा कर लो, इट्स रिलेशन, और इसको आप क्या कर सकते हैं, आप पजेस ऑफ, है ना, और पजेस ऑफ, पजेस मतलब होता है किसी से अधिकार रखता है, ऑफ, या फिर क्या कहोगे, रिलेट समथिंग, ये भी कह सकते, रिलेट टू शोज, ऐसा भी कह सकते हो, शोज रिलेशन, शोज रिलेशन कर लो, रिलेशन विथ समथिंग, तब इसको आप क्या कहोगे, पॉजिटिव केस। क्लियर है। और पॉजिटिव केस ही मतलब मेन है केस में पढ़ना, वो सभी बातें जो होता है, पहला नॉमिनेटिव केस जिसको आप क्या कहते थे, सब्जेक्टिव केस, दूसरा बताइए ऑब्जेक्टिव केस को आप एक्यूजेटिव केस कहते थे, और थर्ड बताओ क्या था, याद है आपको, वोकेटिव केस। ये तीनों बातें बहुत हल्की में हैं, मेन आपको केस में पढ़ना होता है तो पॉजिटिव केस ही पढ़ना होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बात बराबर है। और इसी को आप क्या कहो, इट इज़ प्लेस्ड द पॉजिटिव केस, इसको आप क्या कहोगे, पॉजिटिव केस। क्लियर है, ये बातें पिछले क्लास में मैंने बताया रखा था, फिर मैंने आपको पूरा बातें बता दिया। अब आते हैं क्या होता है पॉजिटिव, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसको फिलहाल हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब आइए, ठीक है, अब आओ, यहाँ से आप हटा दिया जाए, और यहाँ पे हटाने के बाद यहाँ से अब आते हैं पहला पॉइंट। देखिए, जब भी रिलेशन दिखाना होता है लिविंग बीइंग का, लिविंग बीइंग समझते हो जिसमें जीवन होता है, लाइफ होता है, तो उसको दिखाने के लिए आप सीधा आप एपोस्ट्रोफे इसका प्रयोग करते हैं। देखो, एक होता है एपोस्ट्रोफे, एक क्या होता है, एपोस्ट्रोफे, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफे, ठीक है। एपोस्ट्रोफे का मतलब ही होता है सीधा सीधा, आप देखोगे एक होता, जैसे आप किसी वर्ड के ऊपर में ऐसा लिखा हुआ देखोगे, उसी को आप सीधा सीधा एपोस्ट्रोफे कहते हैं। क्लियर है, एपोस्ट्रोफे क्या होता है, तो किसी वर्ड के ऊपर ऐसा सिंबल होता है, उसी को आप सीधे सीधा एपोस्ट्रोफे कहेंगे। और एपोस्ट्रोफे एस जो होता है, एपोस्ट्रोफे एस जो होता है वो बातें अलग होती है। एपोस्ट्रोफे एस जो होता है, इसका मतलब अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, मैं मालूम चला किसी का, अच्छा ऐसा लिख देता हूँ और एक तरफ ऐसा लिखता हूँ, ठीक है ना, क्या दोनों में अंतर है कि नहीं, बोलो में अंतर है। तो आगे चल के पढ़ेंगे कि ये देखो एपोस्ट्रोफे एस नहीं है, ये मत समझना, इसको आप सीधा सीधा आप कहेंगे रेज्ड कॉमा, इसको आप क्या कहोगे, रेज्ड कॉमा है ये, ठीक है ना, इसको आप क्या कहोगे, कॉमा। देखो कॉमा आप पढ़ते होगे तो ऐसा पढ़ते होगे, जब इसको उठा देते हैं तो इसको कहते हैं रेज्ड कॉमा, सिर्फ उठे हुए पोजीशन पे यूज़ होता है। जैसे हम कहें राधा, और मैं एक तरफ ले लेता हूँ रानी, कॉमा कर दिया यहाँ पे रानी, एंड इसके बाद मैं राजू लिख लेता हूँ, मालूम चला तीनों का नाम आपने लिखा, डॉट डॉट डॉट, आगे सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते। लेकिन फिलहाल बताओ, राधा के बाद इसको कहते हैं कॉमा, और जब यही पोजीशन बदल जाए, किसी वर्ड के ऊपर चला जाए, तो इसी को आप रेज्ड कॉमा कहने लगेंगे। रेज्ड कॉमा को भी पढ़ेंगे कि आप डिफरेंस कैसे निकालोगे कि रेज्ड कॉमा है, और कैसे पकड़ पाओगे कि एपोस्ट्रोफे एस है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिलहाल वो बातें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आपसे कोई पूछ दे कि इट्स बताइए क्या है, एपोस्ट्रोफे एस है या रेस्ट कॉमा, तो आपको जवाब दे देना है कि वो एपोस्ट्रोफे एस नहीं है, रेस्ट कॉमा है। जब किसी नॉन के साथ अगर मिलता है ना, जब किसी नॉन के साथ अगर लगा हुआ एस, यानी ये मिल जाए रेस्ट कॉमा, समझोगे ये रेस्ट कॉमा है, और यहाँ एस मिल जाए तो समझ नहीं एपोस्ट्रोफे एस है। किसी नॉन के साथ ही एपोस्ट्रोफे एस बनेगा, प्रोनाउन के साथ नहीं बन सकता। मैंने डेफिनेशन भी लिखा था, देखो वहाँ पे प्रोनाउन मैंने नहीं लिखा था, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये बातें ध्यान रखना। रेस्ट कॉमा किसके साथ यूज़ हो सकता है, तो प्रोनाउन के साथ, और ध्यान रखना जो इट है, इट ही लेता है रेस्ट कॉमा, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, और कोई प्रोनाउन लेता भी नहीं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे कई जगह पे हम लोग शॉर्टकट बनाने के लिए कुछ प्रोनाउन के साथ यूज़ भी कर देते हैं। क्लियर है, वो अमेरिकन स्टाइल में आप लिख सकते हो, जिसको एब्रीविएशन फॉर्म पढ़ते हैं, संक्षिप्त रूप देखा है ना, उसे वो कहते हैं, ये बातें होती। फिलहाल बताओ राम्स ये क्या है, तो एपोस्ट्रोफे एस है, एपोस्ट्रोफे एस ये होता है, और ये सिर्फ होगा तो समझ जाना। अब आपसे पूछे कि ये पूरा एपोस्ट्रोफे एस है और ये सिर्फ क्या है, तो सिर्फ कहेंगे एपोस्ट्रोफे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ एपोस्ट्रोफे क्या है, तो एस से पहले वाला, और इसको पूरा अगर घेरा लगा दे समझ जाना एपोस्ट्रोफे एस। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ये बातें मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया था। अब इसको हम हटा देते हैं, रेस्ट कॉमा क्या होता है, एपोस्ट्रोफे क्या होता है, समझ में आ गया। अब आइए आगे पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करते हैं। यूज़ किसके साथ कहोगे, विथ लिविंग बीइंग। जैसे मालूम चला किसी का नाम है, वो नॉन, तो सब चीज़ तो नाम नॉन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम क्या समझोगे, नेमिंग वर्ड ही होता है, नेमिंग वर्ड मतलब समझोगे नॉन। मालूम चला किसी का नाम मैं ले लेता हूँ, रानी ही ले लेता हूँ, और मैं कहूँ रानीज़, यहाँ पे लिख देते हैं कार,
इसका मतलब क्या होगा, रानी का कार। इसका मतलब क्या समझोगे, रानी का कार, रानी का कार या रानी की कार। क्लियर है, रानी है तो रानी की कार कर लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आइए, मैं लिखता हूँ राधा, राधा बताओ यहाँ फीमेल इंडिया में मानी जाती हैं, तो राधाज, और मैं बुक लिख देता हूँ राधाज बुक। इसका मतलब क्या समझोगे, राधा की किताब। किताब है, किताब का मतलब पुस्तक समझना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी पहला स्टेप देखोगे कि आप सबसे पहले लिविंग बीइंग के साथ आप एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं रिलेशन दिखाने के लिए कि ये बुक का यानी किताब का रिलेशन राधा के साथ है। समझ पा रहे कि ये कार का रिलेशन रानी के साथ है। क्लियर है, यानी रानी की ही कार है और राधा की ही बुक है। समझे, इसको कोई चुराएगा तो कहलाएगा वो चोर है, बिना परमिशन से ले जाएगा तो चोर है। यानी इस रिलेशन को दिखाने के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखोगे कभी कभी, यानी आपको लिखा हुआ है कि पुलर समझते हो, जैसे मालूम चला यहाँ पे मैन है, समझ रहे, और मैन का आप नॉन में पढ़े थे, पुलर क्या होता है, मेन होता है। यानी पुलर जो भी होगा, यानी नॉन का एंडिंग जिससे पुलर बनाओ, जैसे बॉय का बॉयज़ बना सकते हो, गर्ल का गर्ल्स बना सकते हैं। तो ध्यान देने की बात है, अगर मैन है और मैन का पुलर, पहले खुद बताइए आपका जो पार्लर खुलता है, पिछले क्लास में बताए थे, पार्लर बताओ किसी एक आदमी के लिए खुलता है कि ज़्यादा के लिए खुलता है, सभी के लिए खुलता है। तो बताइए मैन का पुलर क्या हो जाएगा, मेन होगा। तो हम अगर लिखें कि मेन और यहाँ एपोस्ट्रोफे एस, मेंस पार्लर, इसका मतलब क्या होगा, एक नहीं कई लोगों का वो पार्लर है, कई लोगों का, यानी कई आदमियों का वो पार्लर है। ये कहना बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या आप ऐसा देखो, यहाँ पे तो एक कार था तो रानीस का कार हो गया, सीधा सीधा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ अब एक बात और है, जब आर्टिकल का आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे देखना एपोस्ट्रोफे एस के बाद फिर आर्टिकल का यूज़ आप मत कीजिएगा। ये मत समझना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आप सीधा सीधा आर्टिकल ले लीजिए ए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जब भी एपोस्ट्रोफे एस यूज़ होगा तो बिना आप आर्टिकल के यूज़ करोगे, यानी बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। ये नहीं कि राधाज अ बुक लिखेंगे, बिल्कुल वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि उसका प्लेस वो क्या ले लेता है, एपोस्ट्रोफे एस ले लेता है, आर्टिकल को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। जैसे खुद बताओ, आपको पढ़ाए होंगे, याद करो एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल में, जैसे माई बुक अगर लिखें तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यहीं पे आ माई बुक लिखें, आ माई बुक, तो क्या यह बात सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए का प्लेस ही ले लेता है, वो खा जाता है, तो ऑटोमेटिक ओ को ए को वहाँ पर लगाएंगे। क्लियर है, इसलिए आप क्या लगाओगे, सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे बताओ। यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव का जब यूज़ हो गया तो ऑलरेडी आर्टिकल भी किसका उदाहरण है, एडजेक्टिव का ही, तो डबल ऑब्जेक्टिव नहीं रहे। अब बताओ यहाँ पे मेन एडजेक्टिव कौन है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, आर्टिकल का वहाँ प्लेस वैल्यू 0 हो जाता है। आपने कहीं देखो होगा, आपके घरों में अगर मेहमान आ जाए, अगर 2 मेहमान एक साथ उतरे और एकदम VIP है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक लोकल सोकल ऐसे ही होता है कि नहीं होता, तो आप देखोगे स्वागत पहले इनका होगा कि आइए, इनके लिए बहुत अच्छे तरीके से वहाँ सजाया है, रूम एकदम ले जाया जाएगा, बैठिए एकदम शरबत उबरा और क्या क्या पिलाओगे, लेकिन ये तो बेचारा ताकेगा कि हाय रे, ये भी मन में सोचेगा। तो वही बात है, जहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव आ गया तो VIP है, आर्टिकल को ख़त्म कर देगा, इनका वैल्यू 0। तो जब वैल्यू 0 है तो बेचारे साइड, इनको मालूम चला बेडरूम और रूम मिल रहा है, इनको बरामदा तक नहीं, गेट तक आने के लिए भी सोच रहा है कि कोई रिसीव तो कर ले, चांस में लगे हुए हैं बेचारे। यही होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल। जहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव आ गया वहाँ पे आर्टिकल को 0 ही कर देगा, वैल्यू 0। ये बातें मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आइए, यही बात मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, याद करो कि जब भी आप मैन का मेन बना दोगे तो एक के लिए ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा के लिए पार्लर खुलेगा, तो ये बातें सही है। क्या आप खुद बताओ, मैन का आप मैंस पुलर बनाते हो, नहीं ना, तो क्या आप सीधा मैंस पार्लर आप लिख सकते हो, नहीं ना लिखोगे, बिल्कुल ये गलत बात है। क्या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आप सीधा मेंस, उसके बाद एपोस्ट्रोफे बाद में, उसके बाद पार्लर लिख लो, क्या ये बात सही है, बिल्कुल ये भी बात गलत है। क्योंकि अभी आपको अगर बताएंगे कि एपोस्ट्रोफे का यूज़ आप कब करोगे, जब एंड में एस का हिजिटिंग साउंड आएगा, उसके लिए आएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, जिसको हिजिंग साउंड बोलते हैं। हिजिंग मतलब समझते, सा को उच्चारण एंड में ऑलरेडी रहता है, उसको आप हिजिंग साउंड कहेंगे, और इसी को कहते हैं, ऐसा यूज़ कभी नहीं कर सकते। क्लियर, ये बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये भी गलत, वो भी गलत, ये बातें सही है सिर्फ। क्लियर, मैन का मेन। उसी तरह अगर हम कहें कि वुमेंस कॉलेज, क्या वुमेंस कॉलेज ऐसा लिखना सही होगा, वुमेंस कॉलेज, खुद बताइए, क्या ये बातें सही है, बिल्कुल गलत। अरे गलत है, आप खुद बताइए। वुमेन जो है उसका आप सीधा प्लूरल फॉर्म बनाओ तो वीमेन ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना। आप जब वुमेन लिखेंगे तो वुमेन जब ऑलरेडी लिख लिया तो सिर्फ एपोस्ट्रोफे एस बाद में ना लगाएंगे,
तब ना वो वुमेन से, इसका मतलब ये गलत है। इसको सही कैसे करोगे, तो यहाँ जो एपोस्ट्रोफे बाद में लगा है उसको एस से पहले ले लेंगे, तब ये बातें सही होगी। समझे कि नहीं समझे? इतनी बातें क्लियर है। तो पहला पॉइंट आप लिखें कि लिविंग बीइंग के साथ आप एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर कोई नॉन प्लूरल है तो उसके एंड में भी एपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं। बातें ख़त्म हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा जो होता है, डिफरेंट मैन का मेन बना रहे हैं, वुमन का वीमेन बना रहे हैं, होता है कि नहीं होता। लेकिन मालूम चला कभी कभी गूज है, गूज ऐसे लिखते हैं गूज, और गूज का आपने प्लूरल जो बनाया है गीज बना दिया, होता है कि नहीं होता। मालूम चला आप गीज बना दिया, तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसका प्लूरल बनाओगे उसके बाद एपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हो। यहाँ पे तो इसका एपोस्ट्रोफे एस लगेगा नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर होगा तो सिंगुलर की बात हो जाएगी, क्लियर। और एक के लिए मालूम चला यहाँ पे पंख की बात करें कि गूस, जो आप हंस समझते हो, हंस, हाँ, तो मालूम चला जो हंस की प्रजाति है उसी को आप सीधे सीधा गूस का देंगे, क्लियर है। और गूस का प्लूरल क्या बनता है, तो गीज बनता है। इतनी बातें क्लियर हो। गूस का क्या बनाओगे, गीज बनाओगे। अब हम कहें कि जो एक हंस है उसका आप पंख ले लो, पंख मतलब समझते हो, विंग्स कहते हैं उसको, क्या कहोगे, विंग्स। अब मालूम चला हम कहें कि हंस का पंख, तो आप बताइए एपोस्ट्रोफे एस तो यहाँ लगा लोगे। एक पंख की, एक मतलब गूस की बात कर रहे हैं तो आप सीधे से गूस विंग्स कर लोगे। एक से ज़्यादा है उस सब की मतलब पंखे की बात कर रहे हो तो गूस का क्या बनाओगे, गीजेस बनाओगे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बातें तो हो गई। अब यहाँ पे आइए। अब जब यहाँ पे आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ये सब हटा दो फिलहाल, वुमेन का वीमेन हो गया। अब यहाँ पे आइए, दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट आते हैं। देखो तीसरा पॉइंट पे हम लोग सीखते हैं कि कभी कभी एंडिंग, जैसे मैं लिखता हूँ गर्ल, और गर्ल का बताओ प्लूरल क्या होगा, गर्ल्स होगा। गर्ल का प्लूरल क्या होगा बताइए, गर्ल्स होगा कि नहीं होगा। गर्ल का प्लूरल क्या बनाओगे, गर्ल्स बनाएंगे। इतनी बातें। बॉय का प्लूरल बताओ क्या बनाओगे, बॉय का प्लूरल बॉयज़ बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहूँ टीचर, टीचर का प्लूरल बनाएं, टीचर का क्या बनाओगे, टीचर्स, कोई दिक्कत बताइए। उसी तरह डॉक्टर भी बना ही लीजिए, डॉक्टर का प्लूरल बताओ क्या होगा, डॉक्टर्स होगा। बोलिए, इतनी बातें क्लियर है। अब खुद हम कहें कि जो पिछले क्लास में देखो बताए थे, जैसे हॉस्टल की एक कहानी ले लीजिए, तो बताइए अगर हम लिख दें गर्ल्स, उसके बाद एपोस्ट्रोफे एस यहाँ दे रहे, यानी एल के बाद एपोस्ट्रोफे एस दे रहे, और उसके बाद मैं हॉस्टल लिखता हूँ, तो क्या ये बातें सही थी कि गलत थी, गलत थी। क्यों, हॉस्टल, जैसे आप याद करो पार्लर वाली कहानी, क्या पार्लर एक के लिए खुलता है, नहीं। उसी तरह क्या गर्ल्स हॉस्टल, इसके वाले सिंगल लड़की का हॉस्टल बता रहा है, क्या ये बातें सही है, नहीं है। तब इसको सुधारने के लिए आप पहले इसका प्लूरल क्या लगाओगे, गर्ल्स, और हिजिंग साउंड एस एंड में आ रहा है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। देखो एपोस्ट्रोफे और एपोस्ट्रोफे पहले ही बता चुके थे, तो यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगा के क्या लगाओगे, हॉस्टल लगाओगे, तब ये बातें क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही होगी। उसी तरह अगर हम लिखें बॉयज़ हॉस्टल, क्या लिखें, बॉयज़ हॉस्टल, तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा लिखा हुआ भी हो तो उसको काट कर इसको आप सुधारने का ताकत रख सकते हो। किसी के सामने कहोगे कैसे कैसे हुआ, तो आप तुरंत कहोगे कि देखिए एक सिंगल बॉय का हॉस्टल नहीं हो सकता, इसीलिए आप पहले इसको प्लूरल कर लीजिए। बॉय का क्या बनाओगे, बॉयज़, एक से ज़्यादा। आप खुद बताइए, इसके एंड में हिजिंग साउंड एस आज क्यों होगा, तो आप सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगा दें यहाँ पे और उस तरह से लिखें हॉस्टल, तब ये सही होगा। आप कई जगह पे जाओगे तो बिल्कुल ऐसा लिखा होगा हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। जैसे मालूम चला आप कहीं टॉयलेट लिखा हुआ होगा, तो क्या बॉयज़ टॉयलेट ऐसा लिखवाना सही है, आज के बाद देख लो तुम, क्या बॉयज़ टॉयलेट, इसको अगर सुधारना है तो बताओ कैसे सुधारोगे। तो यानी बॉय, पहले बॉय का बॉयज़ करोगे और हिजिंग साउंड आ गया तो आप सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाएंगे, उसके बाद आप टॉयलेट लिख लेंगे। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसी तरह बताइए गर्ल्स, गर्ल्स, उसके बाद मैं लिख दूँ टॉयलेट, तो क्या बातें सही हो गई कि गलत हो गई, आप खुद बता लीजिए, क्या ये बातें सही है कि गलत है। आप इसको सही करने के लिए आप क्या लगाओगे, खुद बताओ क्या करोगे। तो गर्ल का पहले क्या बनाओगे, गर्ल्स, गर्ल का क्या बनाएंगे, गर्ल्स, उसके बाद एपोस्ट्रोफे बाद में, उसके बाद क्या लगाओगे, टॉयलेट। मुझे उम्मीद है कि ये बातें मुझे समझा चुका हूँ और आप भी समझ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तीसरा स्टेप भी समझ में आ गया क्या है। अब आते हैं चौथा। देखो चौथे में क्या होता है, ऑलरेडी एंडिंग विथ, ये तो बातें हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं चौथा पॉइंट, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। देखो नॉन लिविंग थिंग्स, नो एपोस्ट्रोफेस, इसका मतलब क्या होता है। देखिए हम जितनी भी बातें अभी तक किए थे सब लिविंग थिंग्स था। बॉय क्या है, लिविंग थिंग्स, वुमेन क्या है, लिविंग थिंग्स, है कि नहीं। ये बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलिए चलो कोई बात नहीं, अभी तो ठीक है। चलिए अब देखिए ये बातें हम समझा चुके हैं, हटा देते हैं फिलहाल। अब आते हैं, अब क्या आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बातें करते हैं। देखो नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है, कभी कभी हम लोग देखो पर्सोनिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन,
पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वो है तो नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन उसको दर्जा लिविंग थिंग्स का दे देते हो। समझे कि नहीं? उसको आप सीधा सीधा क्या कहोगे? पर्सोनिफिकेशन। बातें समझ पा रहे? जैसे मालूम चला इस पेन ने तो मुझे मार ही दिया, मेरा दिल ही जीत लिया, तो इसके अंदर इतनी ताकत है इस पेन के अंदर कि आपका दिल जीत ले और आपको मार दे। अरे कैसे मार देगा और कैसे ये दिल जीत लेगा? ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है। समझा कि नहीं समझा? अरे कोई इंसान को देखने के बाद इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन इसी बात को यानी आप लिविंग बीइंग का दर्जा दे दिया कि ऐसा इसने मुझे मार ही दिया, तो इतनी ताकत है कि मार देगा, जब तक कोई मारना ना चाहे इससे। और मरेगा कैसे? बहुत मतलब टैलेंट का बात है, बहुत उसमें सोर्स की बात है, तब होगा। तो जिस चीज़ को आप दर्जा दे देते हो लिविंग बीइंग का, तो उसको आप सीधे सीधा पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। समझ पा रहे के बारे? कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उसको लिविंग थिंग्स का दर्जा दे देना ही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। और कई ऐसे पोएम में आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे आप 12th के क्लास जब आओगे तो उसमें कई जगह पे मिलेगा पर्सोनिफिकेशन किया हुआ, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स है उसको लिविंग थिंग्स का दर्जा दे दिया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो लैंग्वेज में बहुत वैरायटी होता है, इंग्लिश में कुछ और पढ़ोगे मेल फीमेल, और हिंदी में कुछ और पढ़ोगे, उर्दू में कुछ और, संस्कृत में कुछ और, अरबिक में कुछ और पढ़ेंगे। एक ही बात है, लेकिन अलग अलग कई जगह पे आपको मिलेगा कि ये मैस्कुलिन है, तो दूसरे लैंग्वेज में वही चीज़ मैस्कुलिन नहीं फेमिनिन मिल रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो वो दर्जा अलग अलग होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग पर्सोनिफिकेशन पढ़ते हैं। देखिए पर्सोनिफिकेशन से पहले हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर लें। देखो अगर हम कहें टेबल्स लेग, यानी आप किसकी बात कर रहे हो बताओ? टेबल्स लेग। टेबल का मतलब क्या समझते हो? टेबल मतलब टेबल, जैसे चेयर का मतलब क्या समझते हो? कुर्सी। मैं कहूँ चेयर्स लेग, तो क्या ये बातें सही है कि गलत है? ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जान नहीं है। जब तक उठा के इधर उधर नहीं रखोगे अपने से कुछ हिल नहीं सकता, तो उसकी आप क्या कहोगे? बेजान है, यानी उसी को आप क्या कहोगे? नॉन लिविंग थिंग्स। और यही बात यहाँ पे देखिए, टेबल्स लेग को आप सुधारने के लिए क्या कहोगे? नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो इसको सुधारने के लिए पहले ही लेग लिखोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसके बाद में ऑफ लगा के टेबल लिखना पड़ेगा, तब ये बातें सही होगी। और खुद बताइए ये जो लेग है किसका लेग है? तो टेबल का। तो स्पेसिफिक लेग की बात है तो आर्टिकल दा भी लगाना पड़ेगा, तो द लेग ऑफ टेबल लिखना पड़ेगा। समझे? उसी तरह बताइए इसको सुधारने के लिए द, उसके बाद क्या लगाओगे? द लेग ऑफ, उसके बाद चेयर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे द लेग ऑफ चेयर, इतनी बातें क्लियर है? यानी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी आप एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ ना करके उसका रिलेशन दिखाते हो तो ऑफ से दिखाते। यानी पॉसेसिव केस जब आप पढ़ते हो तब पॉसेसिव केस दो तरह से रिलेशन दिखाता है। पॉसेसिव केस किससे दिखाता है? रिलेशन दो तरीके से दिखाता है, एक दिखाता है ऑफ से भी और एक दिखाता है एपोस्ट्रोफे एस से। देखो एक बात और बता दें, जो एपोस्ट्रोफे एस है ये दो जगह यूज़ हो सकता है, एनिमल्स के साथ, और दूसरा आप कह सकते हो कि दूसरा मतलब लिविंग बींग्स के साथ। लिविंग बींग समझते हो? ह्यूमन बींग के साथ सीधा सीधा। बाकी एपोस्ट्रोफे एस के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगा सकते। लेकिन ऑफ जो पोजेशन दिखाता है, इसका जो ऑफर है वो तीन है, यानी लिविंग थिंग्स के साथ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, और एनिमल्स के साथ भी आप उपयोग कर सकते हैं। समझ पा रही? तीनों पॉइंट ठीक है, यानी ऑफ का है तीनों जगह, लेकिन एपोस्ट्रोफे एस सिर्फ एनिमल और ह्यूमन बीइंग, और बाकी ऑफ का यूज़ कभी भी इसके साथ नहीं कर सकते, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं कर सकते। क्लियर है? यानी अगर हमको लिखना पड़े कि राम के पिता, रामू के पिता, ऐसा मैं मान लेता हूँ रामू के पिता, और इसको ट्रांसलेट करना पड़े तो दो तरीके से कर सकते हो। पहला क्या है, अभी सिखाए हैं, रामू का आप सीधा सीधा एपोस्ट्रोफे एस मत लोगे, रामू का रामूज लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पिता है तो सीधा सीधा फादर लिखेंगे। क्लियर है? रामूज फादर, ये बातें सही हो गई। लेकिन उसी तरह बताइए अगर लिखना पड़े मुझे रामू के पिता, तो पहले फादर लिख लेते हैं, और फादर के बाद ऑफ, उसके बाद क्या लगाएंगे? रामू, और स्पेसिफिक पिता के नाम है तो बताओ क्या लगाओगे? दा लिखना पड़ेगा, दा फादर ऑफ रामू। आपको आर्टिकल में बताए थे, याद है? जैसे मैं कहूँ गोल्ड इज़ प्रेशियस मेटल, ऐसा हो सकता है, गोल्ड इज़ प्राइसलेस कह सकते, या प्रीशियस आप कह सकते हो, जो भी कहो इस मेटल कह सकते हो, ठीक है ना? प्रीशियस कर लो, प्रीशियस मतलब क्या होगा? बहुत ही कीमती, जिसको आप कह सकते हो प्रीशियस, गोल्ड इज़ प्रीशियस। तो बताओ गोल्ड, सभी गोल्ड जितने भी इंडिया में पाए या जाए अमेरिका में, सब गोल्ड प्रीशियस ही होते हैं, महंगे ही होते हैं। लेकिन अगर कह दें कि नो यहाँ हम लिखें कि गोल्ड ऑफ अमेरिका, ऐसा लिख दें, गोल्ड ऑफ अमेरिका, गोल्ड ऑफ अमेरिका, उसके बाद हम कहें इज़ प्रीशियस, बिल्कुल वही बात है। तो क्या यहाँ पे आर्टिकल एक जगह पे नहीं लग रहा, लेकिन दूसरे जगह पे लगेगा, क्योंकि ये खास किसी निश्चित गोल्ड की बात है। तो जब कोई खास बन जाता है तो उसके लिए आर्टिकल डिफिनिट होता है, डिफिनिट मतलब ही खास होता है, निश्चित, तो आर्टिकल दा लगेगा यहाँ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर है? जैसे मैं कहूँ वाटर इज़ नेसेसरी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लिख सकते हो आप, द वाटर ऑफ
दिस रिवर इज़ नेसेसरी या इज़ क्लीन, जो भी है, इज़ डर्टी, जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहोगे आप बनाओगे। यानी ऐसा कभी नहीं कर सकते कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, वो सेंटेंस डिसाइड करके देगा कि है क्या है। बातें समझ पा रहे? यही बात यहाँ भी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो खुद बताइए जो गोल्ड है, बताइए क्या, मैं ये नहीं सिखाना चाहता कि आर्टिकल था, मैं ये भी साथ में सिखाना चाहता। देखिए अमेरिका है, अमेरिका की गोल्ड, तो बताइए गोल्ड क्या है? गोल्ड क्या है? आप खुद बताइए, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसको दिखाने के लिए आप हमेशा क्या लगाओगे? ऑफ। क्या अमेरिकाज गोल्ड लिख सकते हो? अमेरिकाज गोल्ड, अमेरिकाज गोल्ड क्या लिखना सही है? वो खुद बताएं। नहीं ना लिखोगे आप, सीधे सीधे क्या लिखोगे? द गोल्ड ऑफ अमेरिका। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। अब यही बात थोड़ा सा अब आगे चलें। अगर आपको यही जैसे मैं लिखता हूँ अमेरिका, अमेरिका, अमेरिकाज गोल्ड मैंने लिखा है, तब आपने गलत कर दिया। लेकिन हम अगर कह दें कि अमेरिकाज, अमेरिकाज और पीपल की बात कर लें, तो ये सही होगा कि गलत होगा? अब देखो यही बात आपको सिखाना चाहिए। अब ये सही होगा। देखो यहीं पे अगर हम कह दें कि अमेरिका, अमेरिका का अमेरिकाज बना दे, उसके बाद मैं प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम, तब आप ये भी सही होगा। सर ऐसा कैसे कि एक तरफ आपने अमेरिकाज गोल्ड लिखा तो गलत हो गया, और दूसरी तरफ अमेरिकाज पीपल लिखा, अमेरिकाज प्रॉब्लम लिखा तो सही कर दिया? ऐसा क्या है? तो इस लॉजिक को हम लोग सीखते हैं। चलो उसी बात को हम लोग सीख लेते हैं। सुनो ये बातें, मुझे उम्मीद है कि एपोस्ट्रोफेस कहाँ यूज़ नहीं होगा, समझ में आ गया। और देखो द फादर ऑफ मोहन, इसी चीज़ से हम लोग समझा चुके। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक बातें क्लियर है, और बीच में ये आ चुका है तो इनको समझा के ही निकलना पड़ेगा। ठीक है ना? अब समझाना क्या है, गौर से देखिए। देखो कभी भी ये बातें हैं तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो आप देखो, देखो जब आप किसी मतलब प्लेस का आप नाम लेते हो, कोई भी प्लेस, ठीक है ना, और जब प्लेस का आप नाम लेते हो और वो प्लेस के बाद कोई चीज़ ऐसा लिखा हो जो उसी देश के, उसी जगह के लोगों से मतलब संबंधित हो, तब ऐसे केस में एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करना सही होगा। आप खुद बताइए, मैंने अमेरिकाज गोल्ड लिखा तो बताओ नॉन लिविंग थिंग्स है, गोल्ड क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, तो गलत हो गया। लेकिन पीपल की बात कर दिया तो वहाँ के लोग यानी लिविंग बींग की बात कर दिया, तब ये सही हो गया। समझे कि नहीं समझे? दूसरी बात, अमेरिकाज प्रॉब्लम कर ले तो बताओ प्रॉब्लम किसका होगा? लोगों का ही तो होता है, हमेशा उसको सॉल्यूशन कौन करता है? लोग करता है। तो अब ये बातें सही है। अब आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये सही है कि गलत है। अमेरिकाज, अमेरिकाज, उसके बाद मैं लिखूं एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन, तब बताओ क्या ये सही है कि गलत है? एजुकेशन किसका होगा? खुद बताओ। सही है, तो ये बातें बिल्कुल सही है। अब आते हैं वापस अपनी इंडिया पे। मैं कहता हूँ इंडियाज़ पॉपुलेशन, इंडिया, इंडिया, इंडियाज़ पॉपुलेशन, क्या ये सही है कि गलत है? बोलो, सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। क्यों? ये पॉपुलेशन किसके लिए रिलेटेड है? तो ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड है। खुद बताओ, मैं लिखूं इंडियाज़, इंडियाज़, उसके बाद मैं लिखता हूं इंडियाज़ के बाद इंडियाज़ एजुकेशन, खुद बताओ ये सही है कि गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। मैं कहूं इंडियाज़ प्रॉब्लम, क्या ये बातें सही है कि गलत है? इंडियाज़ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है? इंडियाज़ प्रॉब्लम तो ये सही है। मुझे उम्मीद है कि आप देख लेंगे, खुद से डिसाइड कर लेंगे कि आप किसी प्लेस का अगर नाम लेते हो, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो उसके बाद अगर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड वो चीज़ है तो समझ जाना हमेशा क्या होगा? एपोस्ट्रोफे सही। और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं, वो चीज़ मतलब ह्यूमन बीइंग में आ रहा नहीं आ रहा तो गलत। क्लियर? ये बातें उम्मीद है कि समझ में आ गया। ये बीच की बातें थी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है 2 किलोज वेट वाला कहानी। इसी से रिलेट होता है। देखो हम लोग कई चीज़ों पे हम लोग देखा था पर्सोनिफिकेशन। देखो इंडिया कोई लिविंग थिंग्स नहीं है ना? नहीं है। लोग, इंडिया क्या है? एक देश का नाम है। क्या उसको लिविंग थिंग मांगेंगे? नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स मानेंगे। लेकिन जब उसको दर्जा आप दे देते हो किसी ह्यूमन बीइंग का, जैसे बताओ प्रॉब्लम की बात है, तो इंडियाज़ प्रॉब्लम का मतलब क्या है? क्या भारत का समस्या, मतलब उसके लोगों का समस्या, भारत के लोगों की समस्या की बात कर रहा है। तो इसका मतलब वही चीज़ जब दर्जा किसी ह्यूमन बीइंग की तरह दे देते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, तो इसी को आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। देखो ये बातें समझ में, पर्सोनिफिकेशन, यही बात यहाँ भी देखो लिखा हुआ है। ये देखो, अब देखो जैसे कोई बात होता है, जैसे मैं लिखा हूँ 2 किलोज वेट। आप खुद बताइए, सुनो, आपको बताए थे बहुत पहले, अगर किलो लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर है, और एंड में जब कई जगह पे एक्सेप्शन भी पढ़ाए थे कि ओ आएगा तो ES लगा के ही प्लुरल बनाते हैं नॉन के केस में। लेकिन ये क्या होता है कि जब एस है, जैसे फोटो का फोटोज़ बनाए थे, याद है आपको, तो किलो का बताओ प्लुरल क्या होगा? किलोज होगा, 2 किलोज होगा। और जहाँ एस हिजिंग सॉन्ग आ गया एस, तब क्या लगाओगे? सिर्फ एपोस्ट्रोफे। याद है आपको? तो यही बात यहाँ भी है। जब किसी मतलब मापन की बात आएगी, मेजरमेंट की बात आएगा, ठीक है ना, वेट की बात आएगा, तो उसमें देखोगे किसके लिए किया जाता है। देखो ह्यूमन बीइंग के लिए तो वेट हो रहा है ना, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे?
तो ऐसे केस में आप क्या लगाओगे, एपिस्ट्रोफेस लिखना। 2 किलोज वेट, बिल्कुल सही है। अ डेज जर्नी, बताओ कौन जर्नी करता है, ह्यूमन बीइंग, तो आप क्या कहोगे, डेज जर्नी लिखना सही होगा। यानी टाइम डेट के रिलेटेड अगर आ जाता है, वेट के रिलेटेड आता है, तो उसमें एपिस्ट्रोफेस लगाना सही होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप क्या कहोगे, 2 किलोज वेट सही होगा। अब देखो किलो के बाद मैंने, किलोज के बाद मैंने एपिस्ट्रोफेस लगाया, एपिस्ट्रोफे लगाया, क्या आप ऐसा लिख सकते थे 2 उसके बाद मैं किलोज ऐसा लिख सकता था क्या ये सही था? नहीं, गलत था। क्यों नहीं गलत, क्यों गलत था? क्योंकि किलो पहले 2 लिख दिया तो इसको पुलर तो करना पड़ेगा नाउन को, तो क्लोज लिखोगे, क्लोज के बाद एपिस्ट्रोफे सिर्फ लगाओगे, काम खत्म। तो ये बातें गलत है, इसके बाद क्या लगाओ? क्या सिर्फ ऐसा भी लिखना क्या सही है, 2 किलोज, उसके बाद बिना एपिस्ट्रोफे एस के, बिना एपिस्ट्रोफे के आप सीधे सीधा वेट लिख दो तो भी गलत होगा? क्या 2 किलोज उसके बाद वेट लिखें सही होगा? गलत होगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये बातें ध्यान रखने की बात है आपको। आ डेज जर्नी, आप खुद बताओ, मैंने आज जब लिखा है तो इसको पहले डे लिखा है सिंगुलर, तब एपिस्ट्रोफेस लगाया। क्या आप ऐसा लिख सकते हो कभी कभी? क्या कभी कभी, क्या कभी नहीं लिख सकते? क्या अ डेज जर्नी ऐसा लिख सकते हो? कभी नहीं। हाँ, लेकिन उसी टाइप अगर लिख दें 2 उसके बाद ऐसा लिखें द डेज, तब ये बातें सही हो जाएगा। 2 डेज जर्नी, क्यों? 2 को उसके बाद पुलर लगाओ, तब एपिस्ट्रोफे का आप यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है ये बातें भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब आइए द सन्स रेज, बताइए आप नॉन लिविंग थिंग्स में मतलब ग्रामर में माना जाता है किसको? सन को। लेकिन ये जो होता है सन्स को आप पर्सोनिफिकेशन का दर्जा दे देते हैं, द सन्स रेज। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? बिल्कुल सही है। कोर्ट्स डिक्री, डिक्री का मतलब फरमान होता है, समझोगे? जो आपको फरमान कानून बना के मिलता है उसको आप सीधे सीधा क्या कहोगे, इंग्लिश में डिक्री कहते हैं। क्लियर है? तो आ कोर्ट्स, द कोर्ट्स डिक्री कहते हैं, आ कोर्ट्स डिक्री भी कह सकते हैं। द हेवेंस विल, इसका मतलब समझ रहे हो, भगवान की चाह। क्लियर है? भगवान की चाह होता ना, जो भगवान चाहे, तो हेवेंस विल कह सकते हो उसको। या आप कहते हो ओशियंस रोर, इसका मतलब ओशियन जो है आपका समुद्र, समझ रहे? उसकी क्या है, रोर। रोर का मतलब समझते हो? रोर का मतलब क्या होता है, गर्जन। आपने देखा होगा गरजते हुए, है ना? तो उसको आप सीधा सीधा ऐसे केस में आप ले सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? कभी कभी फ्रेज के साथ यूज़ हो जाता है, जैसे अ स्टोन्स थ्रो। अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ी दूरी। अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, थोड़ी दूरी। तो थोड़ी दूरी के लिए भी आप एपिस्ट्रोफे एस यानी फ्रेज के साथ भी एपिस्ट्रोफे एस का यूज़ आप कर सकते हैं, ये भी सही है। अ स्टोन्स थ्रो। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो कई जगह पे यूज़ होता है। ये कुछ मैंने वहाँ पे लिस्ट है, एडवांस केस में आपको देंगे तो वो मिल जाएगा, पूरा बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब देखो इतनी बातें समझाने के बाद कुछ पॉइंट और रह जाता है, जिसको आप स्प्लिट क्या कहते हो, केस कहते हैं। पॉसेसिव केस स्प्लिट वाला। स्प्लिट समझते हो क्या होता है? कभी कभी हम लोग जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, ऐसा देखा है? जॉइंट में देखोगे कहीं शेयरिंग चीज़ चलता है, देखा कि नहीं देखा? कि भाई का भी है, उस भाई का भी, दोनों भाई का अपना है। लेकिन जितना भी बता दो, उम्मीद निकला घर से, आप नहीं निकले, समझो आपके माँ बाप का उम्मीद निकला, लेकिन बता दो क्या हो रहा है, समझ में आ ही क्या होगा। चलिए अब आते हैं, सुनो, ये बातें अगर हो गई तब आते हैं, सुनिए, मोटिवेशन की बात नहीं है। इस उम्र में मोटिवेशन चाहती है ताकि राह से भटक ना जाओ। हर कुछ कीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपने पढ़ाई को ही दीजिए। समझे कि नहीं समझे? कुछ हो या ना हो, पढ़ाई होना चाहिए। दोस्त ना मिले चलेगा, लेकिन पढ़ाई ना मिले नहीं चलेगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम निकले हो वही चीज़ ना करो तो आपका समय ही वेस्ट हुआ ना। क्योंकि आपके माँ बाप, मैं बार बोलता हूँ, आपके माँ बाप उस लायक नहीं है, बार बार जाता हूँ, और नहीं तो कॉपी खोल के दिखाना, उनको इससे कोई मतलब नहीं। समझ में भी कितने बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं आता लिखा क्या, इतने ना समझ होते हैं। और जब वहाँ से निकलते हो तो एक फेथ के साथ, विश्वास के साथ घर से निकालते हैं, और यहाँ आने के बाद क्या करोगे वो खुद डिसाइड कर लो। तुम सच में पढ़ के जा रहे हो या टाइम वेस्ट हो। कुछ ज्ञान लेके जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, दोस्ती यारी के साथ साथ आप ज्ञान भी आ रहा है तो एंजॉयमेंट की बात होनी चाहिए। लेकिन ज्ञान ही नहीं, खाली दोस्ती यारी, तो 5 साल 2 साल 21 साल बाद सब बदल जाए। नए नए दोस्त हर साल मिलते रहते। समझे कि नहीं समझे? और बार बार बोल रहा हूँ, एक बार ग्रामर का पूरा फाउंडेशन क्लियर कर लो, तकलीफ़ नहीं होगी आपको। एक ही बार पढ़ना होता है। लिटरेचर हर साल चेंज होगा, हर क्लास में जाके। ग्रामर में तब्दीली नहीं आती, चेंजेस नहीं आता। अगर अच्छे से आपने बेस पूरा पढ़ लिया और 2-3 बार एकदम सेट लगा लिया तो कोई दिक्कत नहीं। घर से तुम नहीं, तुम्हारे माँ बाप को उम्मीद निकला है, इस बात का ख्याल करके यहाँ पढ़ने आओ। अगर कोई होता ना, देखोगे कभी कभी सिनेमा चलता है, तो सिनेमा जैसे चलता है तो देखो, जब देख रहा होता है दोस्त कभी डिस्टर्ब करे कि देखना आया है तो तुरंत कर चुप, अभी जब होगा तब प्रचार है। और इतना गहराई से देखते हो कि कभी बीच में का 2-3 साल बाद भी सिनेमा कभी चल जाए मूवी सेम टू सेम, तो पक्का कहेगा यहाँ पे मार होने वाला, पक्का मार हो जाता। हीरोइन भागेगी तो भाग भी जाती। ऐसा देखा कि नहीं? पूरा हू बहू माइंड में क्यों छपा आ गया?
क्योंकि आपने उसको इतना फोकस करके इतना अच्छे से समझा जिसकी वजह से होगी। तो वही बात है, आप एक दिन पढ़ते हो दूसरे दिन भूल जाते हो। वजह यह है कि कॉन्सेप्ट आपका यानी आपका ध्यान कहीं और था। हो सकता है आपका बॉडी यहाँ हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ से जब निकलोगे तो हो सकता है आपका माइंड यहाँ नहीं था, जब बॉडी बैठा था तो माइंड कहीं और था। आप देखोगे कभी कभी रील आपका चल रहा है या कुछ भी चल रहा, मूवी होगी, और आपका माइंड कहीं और बातचीत लगने लगा और मूवी चलता रहा तो ऑटोमेटिक वो जैसे सीन स्किप होता है तुरंत समझ में नहीं आता कि आगे हुआ क्या। बैक करते हो तो ज़िंदगी में वो मतलब होता है रीट्राई और बैक का ऑप्शन नहीं होता। एक बार टाइम निकल गया तो निकल गया, वहाँ कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी का टाइम नहीं कर सकते हो वापस। इसलिए अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन करोगे तो है नहीं, कितने भी समझा दो वही काम करो जो करते आए। यहाँ जब आ दो तो एक तपस्या की तरह बैठो कि जब जो बता रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, एक बार सीख लेंगे तो हमेशा के लिए। अब यहाँ पे आओ, अब लास्ट में हम लोग समझोगे, देखोगे अब यही आते हैं लास्ट में स्प्लिट पोजीशन की बात कर लेते हैं। और स्प्लिट पोजीशन क्या होता है, कुछ बातें देखिए, ठीक है। मैं अगर कहूँ यहाँ पे राम्स कार, तो इसका मतलब क्या समझोगे, राम की कार, ठीक है ना। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि रानू रामू का भाई है, रामू का भाई है, रामनू एंड रामू, उसके बाद मैं यहाँ पे कार लिखता हूँ, तब इसका मतलब क्या होगा कि रामूस का कार तो पहले पर्सनल था, अब क्या हो गया कि रानू का भी कार यही है और रामूस का भी कार यही, समझे कि दोनों का कार यही है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, अगर बड़ा लिखना चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते थे रानूस, उसके बाद एंड लगा के आप सीधा सीधा रामूस कर लें, तब ये बातें सही हो जाए तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है ग्रामर में देखोगे बार बार किसी चीज़ के रिपुटेशन को रोकता हो तो देखोगे नॉन के बदले प्रोनाउन का यूज़ किया गया है ना। तो उसी तरह एपोस्ट्रोफे का प्रयोग देखो, दोनों का कार जब एक है तो आप दोनों का कॉमन पोजीशन ही निकाल दो, तो आप बाद में ऐसा भी तो लिख सकते हैं एक से पोजीशन चलेगा तो लास्ट वाले जो होगा उस पर आप पोजीशन लगाओगे। जैसे याद करो, जैसे मैं लिखूँ कंपाउंड नॉन अगर हो, जैसे मैं लिखूँ सन इन लॉ एक क्या है, कंपाउंड नॉन, समझ पा रहे। अगर इसका मुझे क्या बनाना है, एपोस्ट्रोफे यानी पोजीशन केस देना है, तो एंड वाले वर्ड के एंड में ही, एंड वाले जो वर्ड हो उसके एंड में ही आप एपोस्ट्रोफे एस लगाकर उसके बाद यहाँ पे जो भी होगा नॉन का केस लिख सकते हो। सन इन लॉज कार, मालूम सर, जैसे मैं कहूँ उनके दामाद का कार है तो क्या कहेंगे, हीज सन इन लॉज कार होगा, समझ रहे। लेकिन हो सकता है उनके दामाद 2-3 हो, ऐसा हो सकता है। तो बताओ सन इन लॉ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो पहले सन का क्या बनाओगे, सन्स लगाओगे, यही ना लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इन, उसके बाद क्या लगाओगे, लॉज, ला तो यही लगेगा, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद क्या लगाओगे, कार लगाएंगे, कोई दिक्कत, समझ पा रही। यानी सभी दामाद का एक ही कार है, ये मतलब। अगर मालूम चला सब दामाद का कार अलग अलग तो कार का कार्स कर देंगे, ख़त्म। लोग समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है, ये बातें उम्मीद है समझ में आ गया, ये बातें भी समझ में आ गया। तो बताइए सन्स और इन, उसके बाद मैं ला लिख दिया तो यहाँ पे लॉस लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैंने सिर्फ कार लिखा है तो भी सही है। फ़र्क क्या है, सबका इकट्ठा यही है, मतलब सब मिल कर एक ही कार लिया। और यहाँ पे एकलौता दामाद एकलौता कार, यहाँ पे बहुत सारा दामाद और कार भी बहुत सारा, मतलब एक से ज़्यादा है उनकी संख्या, इतना कर सकते। अब बहुत सारा का मतलब ये ना 100-200 दामाद होगा, ऐसा नहीं है, ये मत समझना क्या ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता। इतनी जनसंख्या कहाँ हो सकती है, पहले होता था, राजा महाराजा के ज़माने में होता था। आज के जनरेशन में, अरे आज के जनरेशन में पॉसिबल नहीं, कमेंट करना ना से करो। तो इतनी बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आज के ज़माने में एक को संभालना मुश्किल है, 2-3 क्या संभलेगा, बातें समझ में। आप देखो यहाँ पे आओ, वापस आओ, यही बात मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। ये बातें इसीलिए आपको मतलब रॉन्ग मान लो, क्यों मान लो, क्योंकि इसका कॉमन पोजीशन है। खुद बताओ, मैथमेटिक्स में आपको एक बात बताया गया था, याद करो आपको, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आप x + y ऐसा लिख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है मैथमेटिक्स में कि आप सच में मैथमेटिशियन, जितने शॉर्ट फॉर्म में लिख दो उसी को। उसी तरह ग्रामरियन आप हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, बड़ा चीज़ में ना लिखो। आप बताओ, मालूम चला होता ना जिसका पति मर जाए उसको आप सीधा सीधा विधवा कर सकते हो, तो इतना बड़ा कहने की जिसका पति मर गया उससे बेहतर आप विधवा उसको कर दो, तो सीधा है। समझ पा नहीं पा रहे। तो यही बात होता है कि कम शॉर्ट में पढ़ा, मतलब शब्दों में लिखना, ये ग्रामरियन का खेल होता है। यही बात है। अब देखो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि मालूम चला रानूस का इधर मालूम चला पेन है, रानूस का पेन है, रानूस का पेड़ है, और यहाँ पे एंड लगा लेता हूँ। गौर से समझना, मैं लिखता हूँ फिर रानीस, उसके बाद यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगा के रानीस, उसके बाद मैं यहाँ पे बुक लिख लेता हूँ। दोनों का एक रानीस का बुक है और यहाँ पे रानू लिखा हुआ, राम लिख लो,
सॉरी राम लिख लो, राम्स। चलो यहाँ पे देखो, राम्स का अगर पेन यहाँ पे और रानीस का यहाँ पे बुक है, तो खुद बताइए यहाँ पे इज लिखें कि आर, खुद डिसाइड कीजिए। आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पेन और बुक दोनों मिलकर प्लूरल हो गए, तो ये बातें सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या इन दोनों को कॉमन ले सकते हो? कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख दिया। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि रानू और रामूस का कार एक ही है, तो बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है कि रामू का कार अलग हो सकता है कि रानू का कार क्या है, अलग है, और रामू का कार अलग है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि रानूस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर कार लिख दें, रानू का कार हो गया, और यहाँ पे एंड लगा दें, और यहाँ पे फिर लिखता हूँ रामू, उसके बाद एपोस्ट्रोफ कार, है ना, तो यहाँ पे इज लगेगा कि आर, तो आर लगेगा। बातें समझ रहे? इज नहीं लगेगा, यहाँ पे हटा देता हूँ, ये बातें समझ में आ गया था। लेकिन खुद बताइए इतना लंबा लिखने की क्या ज़रूरत है? दोनों का कार मिला दें तो क्या हम कार्स लिख सकते कि नहीं लिख सकते? देखो यहाँ पे नहीं लिख सकते थे, दोनों एक ही चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी वर्ब तो प्लूरल ही लगाना पड़ेगा, दो वस्तु है। यहाँ बताओ दोनों का कार अलग अलग है, तो दो वस्तु है। थिंग्स तो बताओ जब दो हो जाएगा तो कार का कार्स लगा सकते हैं, लेकिन खुद बताइए रानूस तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको तो क्योंकि अलग कार है ना उसका, तो रानूस लगाओगे, उसके बाद एंड लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? रामूस, यही ना लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कार लिखेंगे, नहीं लिखना पड़ेगा, क्या कार्सी लिखोगे। उसके बाद बताइए वास लिखें कि वर लिखें? अब बताओ वर आएगा, वास का यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब तीनों चारों पॉइंट से ये सीखने को मिल रहा है। पहले बताओ क्या था? राम्स कार है, इसका मतलब राम का सिंगल कार है। रानू एंड रामूस कार है, इसका मतलब रानू और रामू का कार एक ही है। यहाँ पे ऐसा कर सकते थे, लेकिन ग्रामर में एक्सेप्टेबल नहीं है जब एक ही चीज़ है, तो ऐसे लिखेंगे। बताइए ऐसा राम्स पेन एंड रानीस बुक दोनों एक नहीं हो सकते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा? अलग अलग देना पड़ेगा, लेकिन वर्ब आने वाला प्लूरल होगा। यहाँ पे देखिए रानूस कार एंड रामूस कार, रानूस कार एंड रामूस कार। अब देखो दोनों को आप जोड़ सकते हैं तो कार का कार्स बना सकते हैं, तो यानी रानूस तो अपना रहेगा क्योंकि इसका भी तो अधिकार है इस पे ना, है ना, वो भी सेपरेट है, इसीलिए रखना पड़ेगा एपोस्ट्रोफेस। और यहाँ पे एंड रामूस कर लोगे, सेपरेट इसको भी दोगे, उसके बाद कार का क्या लगाएंगे? कार्स। अगर मालूम चला ऐसा हो जाए तब बताओ सही लिखा कि गलत? आप गलत लिख दिया, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा। अब देखो एक बात लिख देता हूँ, हो सकता है रानूस का गोल्ड और रामूस का गोल्ड है, ऐसा हो सकता है। देखिए आप गौर से समझना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रानूस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड, और यहाँ पे लिखता हूँ रामूस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गोल्ड, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़, और मैं लिखता हूँ आर, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे आगे समझोगे लाइंग हेयर लिख देता हूँ, यहाँ पे मतलब पड़ा हुआ है लाइंग हेयर, ठीक है ना, लाइंग मतलब यहाँ पे पड़ा हुआ, लेटा हुआ, हटा। अब खुद बताइए यहाँ पे ऐसा मैंने लिखा रानूस, तो इसका मतलब गोल्ड पे किसका अधिकार है? इसका भी अधिकार है, दोनों का गोल्ड अलग अलग है, लेकिन बताओ कॉमन चीज़ गोल्ड है, तो दोनों को एक बार मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ पा नहीं पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे गोल्ड का क्या गोल्ड्स लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बताओ जब ये दोनों का स्प्लिट अलग अलग पोजीशन है तो ये प्लूरल होगा कि नहीं होगा? दोनों अलग अलग गोल्ड लेके आए हैं, तो बताएं आने वाला वर्ब क्या होगा? आर होगा। समझ पा रहे? इस तो लिख नहीं सकते, पक्का ना? इसका मतलब क्या है? रामूस का गोल्ड अलग है और रामूस का गोल्ड अलग है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? आर लिखा। लेकिन अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि रानू को हटा दें और यहाँ पे एंड लगा लें, उसके बाद रामूस लिखें, तो इसका मतलब गोल्ड लिखें, तब यहाँ पे इज़ या आर लगाना पड़े, तब दोनों में से क्या लगाओगे? अब यहाँ पे खुद डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए रानू और रामू दोनों का एक ही गोल्ड है, मिक्स किया हुआ है, दोनों ने परचेज एक ही गोल्ड को खरीदा है, तो ऐसे केस में इसका केस चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? इसका मतलब हम इसको तोड़ के ऐसा लिख सकते थे रानूस गोल्ड एंड रामूस गोल्ड। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसलिए मैंने आर लगा दिया। और यहाँ पे देखो एक एपोस्ट्रोफेस था, यहाँ पे इज लग रहा है। बोलो समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का गोल्ड का आप गोल्ड्स लगा नहीं सकते, इसलिए एपोस्ट्रोफेस पहचान सकते हैं। ये सब एरर देता है आगे चल के। अब देखिए लास्ट स्टेप, आपको पिछले टाइम में भी बताए थे, कोई चीज़ पे कभी कभी जैसे ऐसा तो हो सकता है, जैसे मैं लिखूँ, पिछले क्लास में बताए थे, बताओ मैं रानी को ले, चलो रानू को ले लो, रानू एंड यहाँ पे रामू, सुनो गौर से, रामूस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टर, तो बताइए सही है कि गलत है? अब गौर से समझना, अब रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो मैं रानू और रामूस की मतलब बहन है, तो यानी रानूस की भी बहन यही है और रामूस की भी बहन है, यानी इकलौती यही बहन है, यही ना। और आने वाला वर्ब बताओ इज होगा कि आर होगा, खुद बताओ। तो इज कमिंग हियर लिखेंगे,
कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसा कर दें कि रानूज लिख दें एंड यहाँ पे रामूज कर लें और यहाँ पे सिस्टर कर लें, तो क्या अब मैंने सही लिखा कि गलत लिख दिया? गलत लिखा। यानी रानूस की जो बहन अलग है और रामूस की बहन अलग है, तो सिस्टर का सिस्टर लगाएंगे, यानी एपोस्ट्रोफे अगर बढ़ गया तो यहाँ पे पुलर करना पड़ेगा। अनकाउंटेबल हो तो उसको पुलर तो कर नहीं सकते, काउंटेबल है तो पुलर करेंगे। इसका मतलब है रामनूस की सिस्टर अलग है, रामूस की सिस्टर अलग है, दोनों कॉमन थे, इसीलिए यहाँ पे मैंने सिस्टर का सिस्टर कर दिया, सिस्टर्स कर दिया। और यहाँ पे आर कमिंग हेयर लिखना पड़ेगा, आर कमिंग हेयर। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है। लेकिन खुद बताओ, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या कि रानूज, अभी पिछले क्लास में बताए थे, याद करो, शायद आपको याद होगा तो आप तुरंत बता दोगे, क्या ऐसा आप लिख सकते हो वाइफ? ऐसा हम मैं लिख दूँ, क्या लिख सकते हो? पिछले क्लास में बताए थे, बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखिए, रानू का बहन तो एक हो सकती है दोनों की, लेकिन कभी कभी रानू और रामूस की वाइफ एक नहीं हो सकती। तो इसको सही कैसे करोगे? तो वही बात है नीचे वाला, यानी रानूस की वाइफ अलग होगी, रामूस की वाइफ अलग होगी, तब वाइफ का बताओ पुलर क्या लिखोगे? वाइफ्स लिखना पड़ेगा। बताओ नॉन कैसे बताए थे? वाइफ का क्या बनाओगे? वाइफ्स। तब ये बातें यहाँ पे से अब मिटा दे रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि रानू का यहाँ पे रानूस करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे एंड का एंड करना पड़ेगा, उसके बाद रामूस, और यहाँ पे स्प्लिट पोजीशन में वाइफ का क्या पढ़ोगे? वाइफ्स करना पड़ेगा, तभी सही होगा। बोला सही है। उसी तरह बताइए, अब समझ में आ गया तो ये बातें हटाते हैं। अब फाइंड एरर करना, गलती पकड़ना है कि मैंने गलत लिखा कि सही। मैं मान लेता हूँ एक लड़का का नाम है जिसका नाम है रानू एंड एक लड़का का नाम है रामू, और उसमें ये लिख लेता हूँ, चलो ऐसा लिख लेता हूँ। दूसरा अब ले लेता हूँ कोई फीमेल का। मान लो एक नाम है, लड़की का नाम रानी, एंड मैं लिखता हूँ एंड, और उसके बाद मैं लिखता हूँ राधा। दोनों एक लड़की ही है, दोनों एक लड़की इधर। उसके बाद मैं लिखता हूँ हस्बैंड, हस्बैंड। क्या ये बात सही लिखा हुआ है कि गलत है? बिल्कुल गलत। इसमें सही क्या खुद से कर सकते हो? क्या करोगे? रानीज पहले लिखना पड़ेगा, है ना, रानीज में एपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद राधास लिखना पड़ेगा, तब ये जाके हस्बैंड्स का हस्बैंड्स भी करना पड़ेगा। समझ रहे? तब ये बातें क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का है ना? चलिए, ये बातें मुझे उम्मीद है कि जो कंपाउंड नाउन वाला भी कैसे था क्लियर हो गया, ये भी वाला कैसे था क्लियर हो गया, सब स्टेप क्लियर है, ये सभी बातें क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि नहीं मतलब पकड़ा पाए हैं, सब कुछ को आपको कवर करवा दिए हैं। फिर भी अगर इनकेस कुछ रह जाता है तो हम लोग एक्सरसाइज से कंप्लीट कर लेंगे उसको बताकर। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपका लेक्चर आज फर्स्ट ऑफ एस वाला क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। पक्का? तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये बात है। अब देखो, नेक्स्ट क्लास में भी आपका जो क्लास था, हमने सेंटेंस को पढ़ाया था, याद है आपको? सेंटेंस बताओ कितने टाइप के? 5 टाइप के पढ़ाए थे, याद है ना? वो क्लास तो कंप्लीट था आपका। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं था? पक्का? तो अब ये बातें हो गई थी, एपोस्ट्रोफेस वाला और सेंटेंस वाला, और सेंटेंस के बाद पर्सन भी पढ़ाए थे, याद है आपको? पर्सन की कैटेगरी पढ़ाए थे, याद है आपको? वो कंप्लीट ही था। अब सेंटेंस की बातें कर लेते हैं, तो इसी में हो जाए, सेंटेंस की अलग ही क्लास ले लिया जाए, सेंटेंस का अलग क्लास ले लिया जाए, कंप्लीट किया जाए। बोल लो, है ना? अलग कर लेते हैं ना?